हम सब अपनी जिंदगी में परफेक्शन के पीछे भागते हैं, है ना? बिल्कुल। एक परफेक्ट जिंदगी की चाहत। एक परफेक्ट नौकरी, परफेक्ट रिश्ता, परफेक्ट सेहत। और इस दौड़ में हम सब अपने अंदर की किसी न किसी कमी या खामी से मतलब जूझते हैं। हाँ। हमारे आज के स्रोत में एक लाइन है जो शायद हम सबके मन की बात कहती है। जिंदगी में हम सबके भीतर कोई ना कोई कमी होती है। कोई खुद को कमजोर समझता है, कोई खुद को अधूरा मानता है और कोई अपनी तुलना दूसरों से करके टूट जाता है। और ये दबाव सिर्फ बाहर से नहीं आता, नहीं, ये हमारे अंदर से भी आता है। एक आवाज होती है जिसे मनोवैज्ञानिक आंतरिक आलोचक या इंटरनल क्रिटिक कहते हैं। अच्छा। जो लगातार हमें हमारी कमियों का एहसास दिलाती रहती है। वो हमें बताती है कि हम काफी नहीं हैं। बिल्कुल। और इसी काफी नहीं होने की भावना को आज हम थोड़ा कुरेदने वाले हैं। हाँ, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। हो सकता है कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। हम इसे कुछ अलग नजरियों से देखेंगे, मनोविज्ञान से लेकर जापानी दर्शन तक। अच्छा, ये दिलचस्प होगा। और इस सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या हमारी कोई कमी, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी खूबी बन सकती है, या ये सिर्फ एक खुश करने वाली सोच है। हाँ बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। नहीं। ये आत्मस्वीकृति, शर्म और अपनी असल कीमत को पहचानने पर एक गहरा चिंतन है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि हम कमी या फ्लॉ को मतलब डिफाइन कैसे करते हैं। क्या हर कमी को ठीक करना जरूरी है, या कुछ कमियों के साथ जीना? हाँ, या उनका सही इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में उतरते हैं। हाँ। कहानी बहुत सीधी सादी है। हम एक किसान है जो रोज नदी से पानी लाने के लिए 2 घड़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। वो इन घड़ों को एक डंडे के दोनों सिरों पर लटकाकर अपने कंधे पर रखता है। इनमें से एक घड़ा वो बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। मतलब पूरा पानी घर तक लाता होगा। बिल्कुल, वो नदी से घर तक पूरा पानी पहुंचाता है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। और दूसरा घड़ा, उसमें एक दरार है। अच्छा। तो जब किसान नदी से घर की तरफ चलता है, उस घड़े से लगातार पानी टपकता रहता है। तो घर पहुंचते पहुंचते वो घड़ा सिर्फ आधा ही भरा रह जाता है। और ये रोज होता है। तो यहाँ पर कहानी एक बहुत साफ तस्वीर बना रही है। हाँ। एक संपूर्ण और दूसरा अधूरा। और मुझे लगता है कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस टूटे हुए घड़े जैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल। कहानी का पूरा जोर इसी टूटे हुए घड़े की भावनाओं पर है। वो हर दिन खुद को दूसरे परफेक्ट घड़े से तुलना करता है। वो देखता है कि किसान उतनी ही मेहनत दोनों के लिए कर रहा है, लेकिन नतीजा आधा मिल रहा है। बिल्कुल। और ये जो भावना है ना, मेरी वजह से किसान का नुकसान हो रहा है, ये शर्मिंदगी की भावना है। यहाँ शर्मिंदगी शब्द बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, मनोविज्ञान में शर्म यानी शेम और अपराध बोध यानी गिल्ट में एक बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है? अपराध बोध होता है मैंने कुछ गलत किया, जबकि शर्म होती है मुझ में ही कुछ गलत है, मैं ही खराब हूं। अच्छा, ये तो बहुत गहरा अंतर है। हाँ, टूटा हुआ घड़ा अपराध बोध महसूस नहीं कर रहा, वो शर्म महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी दरार उसकी पहचान का एक नेगेटिव हिस्सा है, एक ऐसी विफलता जिसे सुधारा नहीं जा सकता। और हमारा वो इंटरनल क्रिटिक इसी को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। और ये शर्म इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो घड़ा हिम्मत करके किसान से बात करता है। वो बहुत दुखी मन से कहता है, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता हूँ, मैं अधूरा हूँ। वो अपनी कमी को एक गुनाह की तरह देख रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि अगर मैं किसान होती तो शायद थोड़ा गुस्सा होती या कहती कि चलो तुम्हें बदल देते हैं। सही बात है। एक मैनेजर या एक प्रॉब्लम सॉल्वर का यही रवैया होता है ना? कमी को पहचानो और उसे ठीक करो या बदल दो। लेकिन किसान यहाँ एक मैनेजर की तरह नहीं, बल्कि एक ज्ञानी या एक लीडर की तरह बर्ताव करता है। सही कहा, क्योंकि किसान की प्रतिक्रिया बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड है। वो गुस्सा नहीं होता, निराश नहीं होता, वो बस मुस्कुराता है। हाँ, वो बस मुस्कुराता है। और वो घड़े से कहता है, कोई बात नहीं, कल जब हम नदी से लौटें तो तुम रास्ते में उगने वाले फूलों पर ध्यान देना। ये कहानी का पहला और सबसे जरूरी मोड़ है। क्यों? क्योंकि किसान उसे कोई समाधान नहीं दे रहा, ना ही उसे कोई झूठी तसल्ली दे रहा है। नहीं, वो बस उसका ध्यान उसकी कमी से हटाकर कहीं और ले जा रहा है। वो उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव। वो कह रहा है, तुम जहां देख रहे हो वहां से हटकर कहीं और देखो। बिल्कुल। और अगले दिन वही होता है। लौटते समय टूटा हुआ घड़ा रास्ते पर ध्यान देता है
और वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। क्या देखता है वो? वो देखता है कि रास्ते के जिस तरफ वो होता है, यानी जहां से पानी टपकता है, हाँ। वहां का पूरा रास्ता हरे भरे पौधों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है, एक खूबसूरत बगीचे जैसा। अच्छा। जबकि दूसरी तरफ जहां परफेक्ट घड़ा होता है, वहां की जमीन सूखी और बंजर है। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है। हाँ, पावरफुल इमेज। है ना? जो चीज एक नजरिए से नुकसान या बर्बादी थी, हाँ, पानी का टपकना, हाँ, वही दूसरे नजरिए से जीवन और पोषण का स्रोत थी। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस संदर्भ में देख रहे हैं। एक ही चीज एक जगह पर कमजोरी और दूसरी जगह पर ताकत हो सकती है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां किसान इस रहस्य से पर्दा उठाता है। वो घड़े से कहता है, क्या तुमने देखा कि ये सारे सुंदर फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी कमी के बारे में हमेशा से जानता था और मैंने उसका इस्तेमाल किया। मतलब किसान को पता था? बिल्कुल। वो कहता है, मैंने जानबूझकर रास्ते के इस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। तुम हर रोज अनजाने में उन्हें सींचते रहे। तुम्हारी वजह से ही यह रास्ता इतना खूबसूरत है। ये क्षण मेरे लिए कहानी का दिल है। हाँ। और ये मुझे सीधे जापान की एक बहुत पुरानी कला की याद दिलाता है। कौन सी कला? उसे किंतुगी कहते हैं। किंतुगी? किंतुगी टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों जैसे कप या कटोरे को जोड़ने की कला है। अच्छा, उन्हें जोड़ने की कला। हाँ, लेकिन वो उसे इस तरह नहीं जोड़ते कि दरारें छिप जाएं, बल्कि वो उसे सोने, चांदी या प्लैटिनम के मिश्रण से जोड़ते हैं। मतलब वो दरारों को छिपाने की बजाय उन्हें और उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल। किंटागी का दर्शन ये है कि कोई चीज टूटने और फिर से जुड़ने के बाद और ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो जाती है। वाओ! उसकी दरारें उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके इतिहास, उसके सफर का हिस्सा हैं, जिन्हें सोने से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो किसान ने उस घड़े के साथ ठीक यही किया। बिल्कुल। उसने दरार को छिपाने या भरने की कोशिश नहीं की। उसने उस दरार को सोने से तो नहीं भरा, लेकिन उसने उसे फूलों से भर दिया। उसने उस टूटी हुई चीज को और ज्यादा मूल्यवान बना दिया। हाँ। वाओ! ये एक बिल्कुल नया तरीका है इस कहानी को देखने का। तो किसान एक तरह से उस घड़े पर किंटागी का अभ्यास कर रहा था। आप कह सकते हैं। वो कह रहा था कि तुम्हारी ये दरार शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि गर्व की बात है। हाँ, और ये एक और गहरे जापानी दर्शन से जुड़ता है, जिसे वाबी साबी कहते हैं। वाबी साबी? ये क्या है? वाबी साबी का मूल विचार अपूर्णता, अस्थायीपन और सादगी में सुंदरता खोजना है। अपूर्णता मतलब इम्परफेक्शन। हाँ, इम्परफेक्शन में सुंदरता ढूंढना। यह दर्शन कहता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है और कुछ भी पूरा नहीं है। और यही अधूरापन चीजों को खूबसूरत बनाता है। एक पूरी तरह से गोल चिकना पत्थर शायद देखने में अच्छा लगे, लेकिन जिस पत्थर पर मौसम के निशान हों, जिसमें दरारें हों, उसका एक अपना चरित्र होता है। हाँ बिल्कुल। टूटा हुआ घड़ा वाबी साबी का एक जीता जागता उदाहरण है। उसकी सुंदरता उसकी परफेक्शन में नहीं, उसकी इम्परफेक्शन में है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। किंतुगी, वाबी साबी, खामियों में खूबसूरती खोजना। लेकिन चलिए थोड़ा व्यवहारिक होते हैं। असल जिंदगी में एक कमी तो एक कमी होती है ना? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल सही है। अगर मेरी कार का टायर पंचर है तो वो एक कमी है, कोई खूबसूरत वाबी साबी में। अगर कोई सेल्स पर्सन अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा तो वो एक समस्या है। क्या ये कहानी हमारी असल जिंदगी की कमियों को बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं बना रही? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। अच्छा। देखिए, ये कहानी ये नहीं कहती कि हर कमी एक छुपी हुई ताकत है। अगर टायर पंक्चर है तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कहानी उन कमियों की बात कर रही है जो हमारी शख्सियत, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। और यहाँ ये विचार बहुत काम का है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। इसे अक्सर एक कमी माना जाता है जो चिंता और तनाव पैदा करती है। बिल्कुल। लेकिन यही गुण अगर सही दिशा में लगाया जाए तो उसे एक बेहतरीन रणनीतिकार, एक अच्छा रिसर्चर या एक ऐसा इंसान बना सकता है जो किसी भी समस्या की तह तक जा सकता है। अच्छा। या कोई इंसान बहुत ज्यादा संवेदनशील है, उसे लग सकता है कि ये एक कमजोरी है क्योंकि उसे जल्दी दुख पहुंचता है। लेकिन यही संवेदनशीलता उसे एक कमाल का कलाकार, एक बहुत हमदर्द डॉक्टर या एक ऐसा दोस्त बना सकती है जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझता है। मतलब ये कमी को खत्म करने के बारे में नहीं है? नहीं,
बल्कि उसे एक नया संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट देने के बारे में है। बिल्कुल, ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने के बारे में है। अच्छा। जब तक टूटा हुआ घड़ा अपनी दरार को छिपाने और उस पर शर्मिंदा होने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा था, तब तक वो दुखी था। हाँ। लेकिन जैसे ही उसने उस दरार को एक नई भूमिका में देखा, फूलों को सींचने की भूमिका, वही दरार उसके लिए गर्व का स्रोत बन गई। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये मुझे मेरी अपनी जिंदगी की एक घटना की याद दिलाता है। जब मैंने शुरू में पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो मैं बहुत घबराता था और मेरी आवाज कांपने लगती थी। अच्छा। मुझे ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी लगती थी। मैं इसे छिपाने की बहुत कोशिश करता था। और फिर क्या हुआ? एक बार एक सेशन के बाद एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा, जब आप बात कर रहे थे और आपकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, तो मुझे लगा कि आप जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं। वाह। मुझे आपकी बात बहुत सच्ची लगी। उस दिन मुझे समझ आया कि जिसे मैं अपनी कमजोरी समझ रहा था, वही चीज मेरी बात को ज्यादा प्रामाणिक और भरोसेमंद बना रही थी। तो आपने उसे खत्म करने की कोशिश बंद कर दी? हाँ, मैंने उसे अपनी स्टाइल का हिस्सा मान लिया। किसान ने घड़े को यही सिखाया, अपनी प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ काम करो। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हम सब किसी न किसी तरह से टूटे हुए घड़े हैं। हाँ, कह सकते हैं। हम एक जानी पहचानी कहानी से शुरू हुए, लेकिन जब हमने उसे मनोविज्ञान के आंतरिक आलोचक, जापान की किंसुगी कला और वाबी साबी दर्शन के नजरिए से देखा, तो उसके मायने और भी गहरे हो गए। बिल्कुल। हमने समझा कि हमारी कथित कमजोरियां, जिन्हें हम अक्सर शर्मिंदगी का कारण मानते हैं, असल में हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए मतलब सुंदरता का स्रोत बन सकती हैं। और मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आत्मस्वीकृति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ देना नहीं है। नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी कमियों से नफरत करना बंद कर दें। जब हम अपनी ऊर्जा अपनी खामियों को छिपाने में लगाते हैं, तो हम अपनी रचनात्मकता और ताकत को भी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उस ऊर्जा को ये पूछने में लगा सकते हैं कि ठीक है, ये मेरी शख्सियत का हिस्सा है, अब मैं इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। ये अपनी दरारों को स्वीकार करना है, ताकि आप देख सकें कि उनसे क्या खिल सकता है। यह एक बेहतरीन विचार है। और इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अपनी शख्सियत का वो कौन सा टूटा हुआ या अधूरा हिस्सा है जिसे हमेशा छिपाने या ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या ये संभव है कि उसे ठीक करने की बजाय उसके लिए एक बगीचा लगाया जा सकता है? क्या हो अगर उस दरार को सोने से भरने का फैसला किया जाए? उसे छिपाने की बजाय उसे सम्मान दे। और जैसा कि हमारे स्रोत का अंत होता है, हमेशा याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं।